नमस्कार, खबरें अब तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। खबरें अब तक में आज बात होगी उत्तर प्रदेश की सियासत में आए उस चुनावी तूफान की जिसने दिग्गजों की नींद उड़ा दी है। साथ ही बात करेंगे उस विजय रथ की जिसने 2 सांसदों से शुरू होकर 18 करोड़ सदस्यों तक का सफर तय किया है। यही नहीं, बंगाल के इश्तेहार पर छिड़े उस घमासान का भी हम विश्लेषण करेंगे जिसने 120 साल पुराने जख्मों को फिर से हरा कर दिया है। और अंत में बात होगी दुनिया की उस लाइफलाइन की जिस पर ईरान ने ताला जड़ दिया है। लेकिन इन्हीं सभी खबरों को विस्तार से समझने से पहले चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। दिल्ली विधानसभा गेट तोड़कर अंदर घुसी कार, स्पीकर के कमरे से बाहर छोड़ा गुलदस्ता। केजरीवाल की अर्जी पर हाई कोर्ट में अब 13 अप्रैल को करेगा सुनवाई, तुषार मेहता ने किया विरोध। यूसीसी एक देश एक चुनाव बीजेपी के एजेंडे पर स्थापना दिवस पर बोले पीएम मोदी। ईडी सीबीआई का इस्तेमाल कर रही बीजेपी, नदिया में बोली सीएम ममता बनर्जी। असम में बीजेपी की जीत की हैट्रिक होगी, बरपेटा की रैली में बोले पीएम नरेंद्र मोदी। ईरानी नेताओं को एक एक करके खत्म करने का संकल्प लिया, बोले इजरायली रक्षा मंत्री। बांग्लादेश से संचालित शहनवाज आर्म्स म्यूडल का पर्दाफाश, हथियारों की बड़ी खेप बरामद। पुणे में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से तरबूज की फसल बर्बाद। सोने चांदी की कीमतों ने फिर दिया झटका, 1,50,000 रुपया प्रति 10 ग्राम पहुंचा गोल्ड, सिल्वर भी हुई महंगी। बिकवाली के बाद बाजार में हरियाली, सेंसेक्स 787 अंक चढ़ा, निफ्टी 22,900 के पार। हेडलाइंस के बाद खबरें अब तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और सबसे पहले बात करेंगे आज के पहले मुद्दे के बारे में। ब्रजभूषण शरण सिंह उत्तर प्रदेश की राजनीति का वो नाम जिसके इर्द गिर्द विवाद और रसूख दोनों ही साई की तरह चलते हैं। अब खबर यह आ रही है कि केशरगंज के बाहुबली कुनबे से एक और सियासी सितारे का उदय होने जा रहा है। जी हां, अवध के सियासी घराने की बेटी शालिनी सिंह ने 2027 के रण में उतरने की हुकार भरकर उत्तर प्रदेश की सियासत में खलबली मचा दी है। ये सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर वर्चस्व की एक नई जंग की आहट है। ऐसे में शालिनी सिंह की एंट्री ने सबसे बड़ा सवाल परिवारवाद पर खड़ा कर दिया है। सवाल ये भी है कि क्या भारतीय जनता पार्टी शालिनी के लिए अपने नियमों की लक्ष्मण रेखा लांघेगी। आइए जानते हैं इस खबर को विस्तार से। आपको बताते चलें, शालिनी सिंह ने चुनाव लड़ने के लिए जिस नोएडा विधानसभा सीट को चुना है वह उत्तर प्रदेश की सबसे हॉट सीटों में से एक है। वर्तमान में यहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह लगातार 2 बार से विधायक हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या शालिनी यहां से दावेदारी ठोंकती हैं तो क्या भारतीय जनता पार्टी अपने कद्दावर नेता राजनाथ सिंह के बेटे का पत्ता काटेगी। हालांकि शालिनी सिंह ने जब इस बारे में पूछा गया तो इस पर सस्पेंस बरकरार रखते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने मन भी नहीं किया है और परिस्थितियां बनी तो वो मैदान में उतरेंगी जरूर। यानी 2027 में नोएडा की जमीन पर 2 दिग्गज सियासी परिवारों की साख दांव पर लग सकती है। आपको बताते चलें, शालिनी सिंह की प्रोफाइल किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। वह केवल राजनीतिक परिवार की बेटी या बहू नहीं बल्कि उनकी अपनी एक मजबूत पहचान है। उनके पास दिल्ली के प्रतिष्ठित लेडी श्रीराम कॉलेज से ग्रेजुएशन और फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री है। वह एक मंझी हुई आर्टिस्ट हैं जिनकी पेंटिंग की प्रदर्शनियां लगती हैं। वो अब तक 5 किताबें लिख चुकी हैं और मंचों पर अब कविता पढ़ती हैं जो मजमा लूट लेती हैं। गाजियाबाद, पटना, अयोध्या में फैले इंदिरापुरम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन का नेतृत्व करती हैं जिसके तहत 6 स्कूल 3 कॉलेज चलते हैं। बंदूक उनका पुराना लगाव है। वह एक स्किल्ड शूटर हैं। दरअसल शालिनी का सियासी रसूख सिर्फ उनके पिता से नहीं बल्कि उनकी शादी बिहार के दिग्गज राजनीतिक घराने में हुई है। उनके पति विशाल सिंह भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और नाफेड के पूर्व चेयरमैन हैं। उनके ससुर स्वर्गीय अजीत सिंह और सास मीना सिंह बिहार के आरा से सांसद रह चुके हैं। यानी शालिनी के पास उत्तर प्रदेश के बाहुबल और बिहार के सियासी अनुभव का डबल इंजन है। हालांकि राजनीति अपनी जगह है लेकिन शालिनी ने एक बयान देकर सबको चौंका दिया है। उन्होंने कहा है कि उनके परिवार का अखिलेश यादव से पार्टी लाइन से हटकर व्यक्तिगत रिश्ता है। मुलायम सिंह यादव की कुश्ती के प्रति दीवानगी
और ब्रजभूषण सिंह का दंगल प्रेम, यही वो कड़ी है जो इन दोनों धुर विरोधी विचारधाराओं के परिवारों को जोड़ती आई है। आपको बताते चलें, भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता और पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के 3 बेटे और 1 बेटी हैं, जिनमें से एक बेटे शक्ति सिंह का निधन हो चुका है। ब्रजभूषण के फिलहाल 2 बेटे और 1 बेटी हैं। ऐसे में बड़ा सवाल, प्रतीक भूषण गोंडा सदर से दूसरी बार विधायक हैं, तो छोटा बेटा करण ब्रजभूषण सिंह केसरगंज लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी का सांसद है। ब्रजभूषण सिंह के दोनों बेटों के बाद अब बेटी शालिनी सिंह राजनीति में उतरने की तैयारी में है। देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में शालिनी सिंह की एंट्री एक बड़ा धमाका है। एक तरफ उनकी हाई फाई एजुकेशन और अलग छवि, तो दूसरी तरफ बाहुबली की बेटी का टैग। वह खुद को पहलवान पिता की बेटी और 2 बाहुबली भाइयों की बहन कहलाने में गर्व महसूस करती हैं। ऐसे में अब देखना यह होगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी उन्हें नोएडा की वीआईपी सीट से टिकट देकर राजनाथ सिंह के कुनबे को चुनौती देंगी, या शालिनी सिंह अपनी खुद की कोई नई जमीन तैयार करेंगी। लेकिन सबके बीच एक बात तो तय है कि शालिनी की दावेदारी ने उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव का पारा अभी से 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में बढ़ेंगे अगले मुद्दे की तरफ। 6 अप्रैल 1980 को दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान से जिस कमल ने अपनी यात्रा शुरू की थी, आज वो दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक वट वृक्ष के रूप में सीना ताने खड़ा है। जी हां, भारतीय जनता पार्टी अपना 47वां स्थापना दिवस मना रही है, और ये दिन सिर्फ एक पार्टी का जन्मदिन नहीं, बल्कि भारतीय राजनीति के उस अजय रथ का उत्सव है जिसने शून्य से शिखर तक का सफर तय किया है। कभी संसद में महज 2 सीटों पर सिमटने वाली पार्टी आज 18 करोड़ सदस्यों के साथ चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को पछाड़कर दुनिया की नंबर 1 सियासी ताकत बन चुकी है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की कहानी किसी करिश्मे से कम नहीं है। 1984 के लोकसभा चुनाव में जब सहानुभूति की लहर थी, तब भारतीय जनता पार्टी के पास केवल 2 सांसद थे, गुजरात के M.K. पटेल और आंध्र प्रदेश के जंगा रेड्डी। लेकिन नेशनल फर्स्ट पार्टी नेक्स्ट सेल्फ लास्ट के मंत्र ने ऐसी जान फूकी कि आज 21 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी या उनके गठबंधन यानी एनडीए का भगवा परचम लहरा रहा है। गुजरात में 31 साल का टू शासन हो या हरियाणा में हैट्रिक का रिकॉर्ड, भारतीय जनता पार्टी ने हर उस मिथ को तोड़ दिया है जिसे राजनीति के पंडित असंभव कहते थे। आपको बताते चलें, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ सदस्यों के मामले में ही नहीं बल्कि संसाधनों के मामले में भी देश की सबसे अमीर पार्टी है। जी हां, एडीआर की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2024-25 में पार्टी की आय 6,770 करोड़ रुपए के आसपास रही। ये पैसा और संगठन की मशीनरी ही है जिसके दम पर भाजपा आज केरल से लेकर बंगाल और तेलंगाना तक अपनी जड़ें जमाने के लिए जी जान से जुटी है। भले ही इन राज्यों में अभी पूर्ण बहुमत की सरकार ना हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक वहां के स्थापित किलों को हिला रहा है। जाहिर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न केवल भारतीय जनता पार्टी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया, बल्कि उन्होंने इतिहास के पन्नों में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में दर्ज करा दिया है। गुजरात के मुख्यमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर उनके कार्यकाल को मिला दें तो उन्होंने सिक्किम के पवन चामलिंग का 8,930 दिनों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वे अब भारत के सबसे लंबे समय तक सरकार के प्रमुख रहने वाले नेता बन चुके हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जहां 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले पहले गैर कांग्रेसी पीएम का गौरव हासिल किया था, वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी को लगातार तीसरी बार केंद्र की सत्ता में लाकर नया कीर्तिमान रच दिया है। आपको बताते चलें, भारतीय जनता पार्टी की जड़ें 1951 के भारतीय जनसंघ और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान में छिपी हैं। 1977 के आपातकाल के बाद जनसंघ का विलय भारतीय जनता पार्टी में हुआ, लेकिन दोहरी सदस्यता के विवाद ने 6 अप्रैल 1980 को नई भारतीय जनता पार्टी को जन्म दिया। दिलचस्प की बात यह है कि शुरुआत में भारतीय जनता पार्टी ने गांधीवादी समाजवाद को अपनाया था, लेकिन 1985 के बाद एकांत मानववाद और हिंदुत्व पार्टी की मुख्य पहचान बनाई। राम मंदिर से लेकर अनुच्छेद 370 तक पार्टी ने अपने हर बड़े वैचारिक वायदे को हकीकत में बदला है।
आज स्थापना दिवस के मौके पर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने कार्यकर्ताओं में नया जोश भरा। पीएम नरेंद्र मोदी ने कार्यकर्ताओं को भारत प्रथम के सिद्धांत का सिपाही बताया और विकसित भारत के निर्माण का संकल्प दोहराया। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस भी है। 6 अप्रैल आज भाजपा का स्थापना दिवस है। मैं देश और दुनिया में भाजपा परिवार से जुड़े सभी लोगों का, सभी कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। राष्ट्र प्रथम के मंत्र के साथ हम सभी मां भारती की सेवा में जुटे हुए हैं। हमारा संकल्प देश को विकसित बनाना है, हिंदुस्तान को आत्मनिर्भर बनाना है और इसी संकल्प के साथ इस चुनाव में भी भाजपा आपसे आशीर्वाद मांग रही है। साथियों, कांग्रेस वो पार्टी है जो कभी दूरगामी सोच के साथ विकास के काम नहीं करती। कांग्रेस शॉर्ट टर्म काम करती है ताकि उसमें करप्शन कर सके। वहीं बीजेपी एक लंबे विजन के साथ काम करने वाली पार्टी है। हम विकसित असम से विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं और इसलिए हमने बीते 10 साल में पूरी मेहनत से काम किया है। वहीं अमित शाह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने सीमाओं की सुरक्षा से लेकर संस्कृति की पुनर्जागरण तक हर संकल्प को चरितार्थ किया है। उन्होंने एक वीडियो शेयर करते हुए भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियों को बताया। देखिए वीडियो। भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा को लेकर चली। हमारी विचारधारा के आधार पर राजनीति में हमने काम करना शुरू किया। कई सालों तक संघर्ष करा। 1950 से जो हमारा कारवां चला है, हम बहुत छोटी इकाई थे। वहां से लेकर राष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी बने तब तक हर चुनाव में हमने भारत माता के जयकारे के साथ हमारे विरोधियों को हमेशा हमेशा ललकारा है। भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, दूसरा एकात्मवाद और तीसरा हमारा सूत्र है विकास पर पहला किसका अधिकार है। विकास पर सबसे पहला अधिकार जिसको नहीं मिला इसका है गरीब। जब जनसंघ के जनता पार्टी के विलय के बाद भारतीय जनता पार्टी बनी 1980 में, तब अटल जी ने कहा था अंधेरा छटेगा, कमल खिलेगा। और मित्रों, 96 में ही हम हमारे प्रधानमंत्री अटल जी को प्रधानमंत्री बनते हुए देखे और लगातार 3 बार चुनकर नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने। भारत में एकमात्र राजनीतिक दल ऐसा है जहां बूथ का अध्यक्ष पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है और मैं उसका उदाहरण यही बताता है कि हमारी पार्टी लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर जो परिश्रम करता है, पार्टी के सिद्धांतों पर आगे बढ़ता है, जिसके अंदर परफॉर्मेंस करने की ताकत है, वो ही इस पार्टी में बड़ा नेता बन सकता है मित्रों। और हमने ये सिद्ध कर रख दिया कि पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस ही देश का नेतृत्व आगे संभालता। मैं जनसंघ के लेकर आज तक जो इन कार्यकर्ताओं ने एक कठिन पथ को पार करने का काम किया, जिन नेताओं ने जबरदस्त अभाव के बीच काम कर पार्टी की मजबूत नींव डालने का काम किया, पार्टी के विचारों के वटवृक्ष के बीज को बोने का काम किया और बीज से लेकर वटवृक्ष तक अपने पसीने से सिंचने का काम किया। वो सभी कार्यकर्ता नेताओं को हम सब की ओर से मैं मनपूर्वक प्रणाम करना चाहता हूं। वहीं योगी आदित्यनाथ ने इसे केवल सत्ता का सफर नहीं बल्कि अत्योदय से राष्ट्रीयोदय तक की एक जीवांत वैचारिक परंपरा करार दिया। कुल मिलाकर देखा जाए तो आज भारतीय जनता पार्टी जिस मुकाम पर है, वहां से उसकी नजरें अब उन राज्यों पर हैं
जहां अभी कमल पूरी तरह से नहीं खिला है। बंगाल में ममता बनर्जी को चुनौती देना, असम में हैट्रिक की तैयारी हो या तमिलनाडु में अपनी जमीन तलाशना, भारतीय जनता पार्टी का चुनावी मोड़ कभी ऑफ नहीं होता। 1857 की क्रांति के प्रतीक रोटी और कमल से प्रेरणा लेकर शुरू हुई ये यात्रा आज आधुनिक भारत की सबसे बड़ी हकीकत बन चुकी है। 47 साल पहले जो पौधा लगाया गया था वह आज एक ऐसा वटवृक्ष है जिसकी छाया कन्याकुमारी से कश्मीर तक महसूस की जा सकती है। ये महज एक पार्टी का स्थापना दिवस नहीं बल्कि भारतीय राजनीति में भगवा युग के निरंतर विस्तार की घोषणा है। खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में बढ़ेंगे अगले मुद्दे की तरफ। पश्चिम बंगाल के सियासी विषाद पर इस बार मुद्दा रोटी, कपड़ा और मकान नहीं बल्कि एक लफ्ज बन गया है, इस्तेहार। जी हां, कूचा विहार की धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब टीएमसी के घोषणा पत्र को इस्तेहार करार देकर पुकार की तो बंगाल की राजनीति में भूचाल आ गया। ये बहस अब शब्दकोश से निकलकर इतिहास के उन काले पन्नों तक जा पहुंची है जिसने 120 साल पुराने जख्मों को कुरेद दिया है। ऐसे में सवाल है कि क्या एक शब्द बंगाल का चुनावी भविष्य तय करेगा? क्या इस्तेहार के पीछे कोई गहरा सियासी खेल है? आइए इसे हाई वोल्टेज विवाद के पीछे की पूरी कहानी को जानते हैं। दरअसल विवाद की शुरुआत तब हुई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कूच बिहार की रैली में टीएमसी को आड़े हाथों लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि टीएमसी ने जानबूझकर अपने घोषणा पत्र के लिए बंगाली शब्द के बजाय इस्तेहार शब्द चुना है। पीएम का तर्क था वह बंगाल की महान पहचान को मिटाने और तुष्टीकरण के खेल को आगे बढ़ाने की एक सोची समझी साजिश है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री ने इस विवाद को सिर्फ भाषा तक सीमित नहीं रखा बल्कि इसे 1905 के बंगाल विभाजन के इतिहास से जोड़ दिया। उन्होंने जिक्र किया लाल इस्तेहार का। अब आप सोच रहे होंगे कि ये लाल इस्तेहार आखिर है क्या? तो आपको बता दें, इस्तेहारों के अनुसार 1905-1907 के दौरान इब्राहिम खान नामक व्यक्ति ने एक पर्चा जारी किया था जिसे लाल इस्तेहार कहा गया था। ये ढाका के नवाब के प्रभाव वाले इलाके में बांटा गया था। वहीं पीएम मोदी और बीजेपी का दावा है कि इस वक्त इस इस्तेहार के जरिए हिंदुओं के खिलाफ नफरत फैलाई गई और सांप्रदायिक हिंसा को भड़काया गया। पीएम ने कहा कि टीएमसी इस्तेहार शब्द का इस्तेमाल कर उसी दौर की याद दिलाना चाहती है और बंगाल की संस्कृति को नष्ट करना चाहती है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता सुधांशु त्रिवेदी ने इसमें घी डालने का काम करते हुए पूछा, क्या ये बंगाल का मूल शब्द है? उन्होंने इसे फारसी और उर्दू से जोड़ते हुए टीएमसी की मंशा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं टीएमसी ने पीएम के इस बार पर पलटवार करते हुए जवाब दिया। बेलघाटा से उम्मीदवार कुणाल घोष ने तो यहां तक कह दिया कि पीएम को मातृभाषा का सम्मान करना नहीं आता और वे बंगाल का अपमान कर रहे हैं। वहीं टीएमसी सांसद शारिका घोष और नेता कीर्ति आजाद ने इसे पीएम का बौद्धिक दिवालियापन बताया। उनका कहना है कि इस्तेहार बंगाली में घोषणा पत्र के लिए इस्तेमाल होने वाला एक बेहद सामान्य और प्रचलित शब्द है। देखा जाए तो बंगाल की राजनीति अब विकास के दावों से हटकर अस्मिता और इतिहास की गलियों में मुड़ चुकी है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी इस्तेहार शब्द को 1905 के सांप्रदायिक विभाजन से जोड़कर ध्रुवीकरण की कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी की सेना इसे बंगाली भाषा पर हमला बताकर क्षेत्रीय भावनाओं को भड़का रही है। ऐसे में 2027 के विधानसभा चुनाव की आहट के बीच ये सवाल है कि क्या इस्तेहार का ये विवाद भारतीय जनता पार्टी को सत्ता के करीब ले जाएगा या टीएमसी अपनी बंगाली पहचान के दांव से बाजी मार ले जाएंगी। फिलहाल बंगाल की हवाओं में इस्तेहार की कड़वाहट और चुनाव की गर्मी दोनों बराबर महसूस की जा रही हैं। खैर, जाते जाते आपको आज के एक और अहम मुद्दे से रूबरू करा देते हैं। दुनिया भर में ऊर्जा की लाइफलाइन कही जाने वाली होर्मुज़ जल संधि पर ईरान के ताले ने दक्षिण एशिया में हाहाकार मचा दिया है। अमेरिका और ईरान के बीच छिड़ी इस जंग ने तेल और गैस की सप्लाई चेन को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। भारत के पड़ोसी देश नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान और बांग्लादेश इस वक्त अपने इतिहास के सबसे भीषण ऊर्जा संकट से गुजर रहे हैं। हालात इतने गंभीर हैं कि इन देशों में अब बिजली और पेट्रोल बचाने के लिए युद्ध स्तर पर कदम उठाए जा रहे हैं। जी हां, नेपाल ने
तेल की खपत कम करने के लिए शनिवार और रविवार यानी हफ्ते में 2 दिन की छुट्टी का ऐलान कर दिया है। सरकारी दफ्तर अब केवल सोमवार से शुक्रवार तक खुलेंगे। वहीं पैनिक बाइंग को रोकने के लिए गैस सिलेंडर आधे भरकर बेचे जा रहे हैं और सरकार अब पेट्रोल गाड़ियों को इलेक्ट्रिक में बदलने की योजना पर तेजी से काम कर रही है। वहीं श्रीलंका एक बार फिर 2022 जैसे आर्थिक पतन की कगार पर आ चुकी है। राष्ट्रपति ने बिजली की दरों में 40% तक की भारी बढ़ोतरी कर दी है। सड़कों की लाइटें और बिलबोर्ड बंद कर दिए गए हैं। वर्क फ्रॉम होम की वापसी हो चुकी है और वहां भी 4 दिन का कामकाजी हफ्ता लागू है। वहीं भारत ने संकट टालने के लिए श्रीलंका को 38,000 टन ईंधन की मदद भेजी है। दूसरी तरफ पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतें 43% बढ़कर 458.4 रुपए प्रति लीटर रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी हैं। हालांकि विरोध के बाद इसमें मामूली राहत दी गई है। सरकार ने दफ्तरों में 4 दिन का वर्किंग वीक कर दिया है और स्कूलों को बंद कर ऑनलाइन क्लास शुरू कर दी गई हैं। लोगों को निजी वाहनों से चलने के लिए 30 दिन तक मुफ्त सार्वजनिक परिवहन की घोषणा की गई है। वहीं अपनी 95% गैस और तेल की जरूरतों के लिए खाड़ी देशों पर निर्भर बांग्लादेश ने सख्त कटौती लागू की है। शाम 6 बजे के बाद शॉपिंग सेंटर बंद करने के आदेश, शादियों में सजावटी लाइटिंग पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। खाद्य कारखानों में उत्पाद रोक दिया गया है ताकि गैस बचाई जा सके। आपको बता दें, होमरूज जल संधि बंद होने का मतलब है दुनिया के कुल तेल व्यापार का 20% हिस्सा ठप हो जाएगा। अगर ये ब्लॉकेज ज़्यादा दिन रहा तो भारत के लिए भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। भारत वर्तमान में अपनी रणनीतिक तेल भंडार और रूस जैसे वैकल्पिक स्रोतों के जरिए स्थिति को संभालने पर लगा हुआ है, लेकिन पड़ोसियों का संकट भारत के लिए एक बड़ा भू राजनीतिक सिरदर्द बनता जा रहा है। ऐसे में अगर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में इन देशों में सामाजिक और राजनीतिक अस्थिरता का खतरा और गहरा सकता है। भारत के लिए चुनौती यह है कि वह खुद को सुरक्षित रखते हुए अपने पड़ोसियों को डूबने से कैसे बचाए। तो आज खबरें अब तक में हमने देखा कि कैसे उत्तर प्रदेश की जमीन पर एक नई सियासी जंग की बिसात बीत चुकी है, तो दूसरी तरफ दुनिया में तेल और गैस के संकट ने दक्षिण एशिया की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। अब देखना यह होगा कि होमरूज जल संधि का संकट कब टलता है और क्या भारत अपने पड़ोसियों के लिए संकट मोचक की भूमिका बरकरार रख पाएगा। फिलहाल खबरें अब तक में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के विश्लेषण के साथ। तब तक आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ। नमस्कार।